हेलो एवरीवन, अनअकैडमी के आईएएस अभ्यास के इस चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने यहां पर फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी के सीरीज शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं एंड नाउ वी विल बी डीलिंग विद फेडरलिज्म और इसके अलग अलग कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इस लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या होता है, उसके अलावा यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में मेजरली डिफरेंस क्या है, इसी के साथ साथ सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म, जिसको और एक नाम से जाना जाता है होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे कि क्या इंडिया सच में क्वासी फेडरल कंट्री है और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित, अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरे करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, GS2 साइंस जैसे सब्जेक्ट्स चलते रहते हैं। आप लोग अगर चाहें तो अरविंदा कोड यूज़ करके 10 to 20% का डिस्काउंट हमेशा ही क्लेम कर सकते हैं। मेरा अनअकैडमी के लिए जो टेलीग्राम चैनल है वो है अरविंदा UN। तो चलिए शुरुआत करते हैं फेडरलिज्म के कंसेप्ट से। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले ये समझिए कि गवर्नमेंट दो टाइप की होती हैं। एक होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें यूनियन के पास में हमेशा मेजर पावर्स होंगी, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसके अंदर में फेडरल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में अपने पावर्स जो है वो इक्वली डिवाइड की होंगी। उसको और डिटेल में देखेंगे, पर पहले आप लोग इस मैप में कुछ कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए, जैसे इंडिया, USA, या फिर आप इसी में अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज़ की बात कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब फेडरल कंट्रीज़ हैं जो ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं। वैसे ही अगर आप लोग ब्लू कलर में देखें तो आप लोगों को चाइना, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे कुछ कंट्रीज़ आपको दिखेंगे जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो एग्जैक्टली हम लोग यूनिटरी फॉर्म में और फेडरल फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जिसके अंदर में आप लोग दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखोगे। दैट इज़, एक नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट होगी और दूसरी गवर्नमेंट एक रीजनल लेवल पर होगी जो रीजन वाइज गवर्न करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हमारे पास में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसमें से 3 के पास में स्टेट लेजिस्लेचर भी है। तो ये जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, ये 28 स्टेट्स रीजनल गवर्नमेंट्स हैं, और इन रीजनल गवर्नमेंट्स को हम लोग रीजनल ऑटोनॉमी देते हैं ताकि हम लोग हमारी डाइवर्सिटी, हमारे कल्चर को एड्रेस कर सकें। इसी के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि नेशनल यूनिटी भी बनी रहे, इसलिए हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन लेवल की गवर्नमेंट इन पूरे इंडिया के ऊपर में काम करती है। तो इनके बीच में तो हम लोग अगर फेडरलिज्म को डिफाइन करेंगे या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करेंगे तो उसका सिंपल डेफिनेशन यही होगा कि पावर्स जो हैं वो हमेशा नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट में डिवाइडेड मिलेंगी। दूसरी बात, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर्स को शेड्यूल नंबर 7 के अंतर्गत डिवाइड करता है, जिसमें आप यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट देखोगे। अगेन, ये जो भी आपके पावर्स डिवाइड किए गए हैं या गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हुआ है, इस चीज़ को नोट ज़रूर कीजिएगा, ना ही किसी यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे कि UK हो गया, UK जो है वो भी रीजनल गवर्नमेंट्स बनाता है। ऐसा नहीं है कि UK या चाइना जैसी गवर्नमेंट के पास में कोई रीजनल गवर्नमेंट्स नहीं है, उनके पास में भी रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रीजनल गवर्नमेंट वहाँ की नेशनल गवर्नमेंट ने बनाई होती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो फेडरलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रीजनल गवर्नमेंट का बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस जो है वो आप फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे। ऑब्वियसली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनियन के पास में बहुत ज़्यादा पावर होती है। बाय द वे, द टर्म फेडरेशन ये फीडस नाम के टर्म से आता है, जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और इसका मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट। इसकी क्या कहानी है वो हम लोग आगे ज़रूर देखेंगे। बाय द वे, USA वॉज द फर्स्ट मॉडर्न फेडरल गवर्नमेंट। इसको एक और फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। देन नेक्स्ट बात अगर हम लोग देखें तो फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, यूनिटरी में क्या फीचर्स मिलेंगे। एज आई सेड कि यूजुअली फेडरल गवर्नमेंट में दो डबल गवर्नमेंट आपको मिलेगी, नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट। यूनिटरी में यूजुअली सिंगल गवर्नमेंट होती है, और इफ़ एट ऑल रीजनल गवर्नमेंट हो तो उसको नेशनल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं। फेडरल गवर्नमेंट में आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सरीली मिलेगा, बिकॉज पावर डिवाइड हुए हैं। ये इसका प्रूफ क्या है या कहाँ लिखा हुआ है कि ये पावर आपकी होगी और ये पावर हमारी होगी। ये
एक किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होना ज़रूरी है। इसलिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वन ऑफ द इसेंशियल फीचर इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिवीजन ऑफ पावर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन अगेन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ईजिली आप चेंज नहीं कर पाओगे उसको। यहाँ की जुडिशरी भी काफ़ी इंडिपेंडेंट रहेगी, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जुडिशरी में भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, मे नॉट भी इंडिपेंडेंट हो सकती है। जैसे सऊदी अरेबिया की हम बात कर लें, बाइकैमरलिज्म की अगर हम बात करें, बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउसेस का होना, दैट इज़ लोकसभा एंड राज्यसभा। यूजुअली आप देखोगे कि इंडिया जैसी कंट्री में, कनाडा जैसी कंट्री में, यूएस जैसी कंट्री में जो फेडरल गवर्नमेंट्स है उनके यहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं। हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा ऐसे 2 हाउसेस हैं। अगेन ये अगर हम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो उनके पास में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। बाकी अब हम लोगों ने सबसे पहला जो हमको डिवीजन देखना था वो यूनिटरी वर्सेस फेडरल का देखना था, वो अपना हो गया है। लेकिन इवन फेडरल गवर्नमेंट भी सारी यूनिफॉर्म नहीं होती है, इसके भी आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। जैसे एक होता है आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसी को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फेडरलिज्म एंड सेंट्रीफ्यूगल फेडरलिज्म। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे एक्ट करता है। अगर कोई कार जो है वो एक सर्कुलर पाथ में अगर ट्रैवल कर रही है तो आपका फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर आपको जो लगेगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, और जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये फेडरलिज्म जो है, इनके टाइप्स समझने से पहले हम लोग चलते हैं सबसे पहले यूएसए। तो यूएसए एक फेडरल कंट्री है और ये अपने आप को ट्रूली फेडरल कंट्री भी कहने की कोशिश करता है। इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल। मतलब क्या, मतलब डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो एक साथ में आए थे और उन्होंने फिर एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंपोज किया था। आप सबको पता होगा कि यूएसए यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी हुआ करती थी। इनकी 13 कॉलोनीज जो है वो आप लोग देख सकते हो कि ईस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर बसी हुई थी। लेकिन जब इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इनसे टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे, तो नो टैक्स नो रिप्रेजेंटेशन के तहत प्लस मल्टीपल अदर इश्यूज़ की वजह से यूएस ने सोचा कि हम लोग इंडिपेंडेंट ही हो जाते हैं। बट इन्होंने ये भी सोचा कि अगर हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं उसके लिए हमको एक यूनाइटेड फ्रंट देना पड़ेगा। अकेले अकेले गए तो यूके के फोर्सेस के सामने हम लोग ज़रूर हार जाएंगे। इसके चलते दे केम टुगेदर, ऑल द स्टेट्स केम टुगेदर, और स्टेट्स जो है फिर उन्होंने मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया। मतलब फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट इन लोगों ने अपने ऊपर में खुद बनाई। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप हमेशा देखोगे कि ओरिजिनल पावर्स हमेशा स्टेट के पास में थी, और इन सब से आपने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया था एक ऊपर ही फेडरल कंट्री या फेडरेशन। तो ये फेडरेशन या यूनियन गवर्नमेंट वाला इनका जो पार्ट होता है, इनकी पावर्स कम होती है और स्टेट के पास में यहाँ पर आपको पावर्स ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यूएस में स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन देयर यूनियन। लेकिन दूसरा एक और टाइप का फेडरल गवर्नमेंट का टाइप होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल या फिर होल्डिंग टुगेदर। इसमें हम लोग बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं कनाडा का। तो कनाडा अगेन इसमें उनको यूके की फोर्सेस के अगेंस्ट में लड़ना नहीं पड़ा था। इनफैक्ट इनको ऑटोनॉमी डायरेक्टली दे दी गई थी। तो इसके अंतर्गत इन्होंने, इनका पूरा का पूरा एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही एग्जिस्टेंस में है कि कनाडा नाम का कंट्री पहले एग्जिस्टेंस में आया, और ये कनाडा नाम के कंट्री ने फिर धीरे धीरे मल्टीपल जो है वो इसके अंदर में स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूट किए। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ का यूनियन जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगा और यहाँ के स्टेट्स वीक होंगे, बिकॉज यूनियन के एग्जिस्टेंस के बाद में यहाँ पर स्टेट का एग्जिस्टेंस आता है। जबकि हम लोग अगर यूएसए की बात करें तो स्टेट के एग्जिस्टेंस के बाद में यूनियन का एग्जिस्टेंस आता है। तो इस तरीके से आप 2 टाइप के फेडरलिज्म मेजरली देखोगे। जहाँ तक बात आती है इंडियन फेडरलिज्म की, तो इंडियन फेडरलिज्म ऑब्वियसली कैनेडियन मॉडल पर बेस्ड है, ना कि अमेरिकन मॉडल पर। हमारे यहाँ पर भी यूनियन पहले एग्जिस्टेंस में आया था और उसने बाद में डिफरेंट जो है वो स्टेट्स क्रिएट किए हुए थे। ऑब्वियसली फेडरलिज्म हमारी नीड थी, हम लोग एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चला सकते थे, बिकॉज वी आर वेरी लार्ज कंट्री एंड वी आर ऑल्सो सोशो कल्चरली वेरी डाइवर्स कंट्री। तो अगर इन डाइवर्सिटी को मीट करना है, इस लार्ज कंट्री की सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, तो हमको रीजनल गवर्नमेंट्स लगेंगे ही लगेंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही रीजनल गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट किए हुए थे। तो अब मज़े की बात ये भी है
कि फेडरेशन ये टर्म कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ ही नहीं किया है और ना ही हम लोगों को एक फेडरल कंट्री के तौर पर कहीं पर कहा हुआ है। इसके फीचर्स सारे लिखे हुए हैं, लेकिन हमको कभी भी आज तक फेडरेशन ये टर्म यूज़ नहीं हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था कि हम लोगों ने आर्टिकल 1 में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज़ किया है रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं यूज़ करके यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ करना, इस टर्म का अर्थ दो होता है। एक मतलब हमारे यहाँ पर जो है वी आर नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। फॉर एग्जांपल फीडस, जैसा मैंने आपको टर्म बताया था, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। यूएसए जो है वो एक एग्रीमेंट के बाद में कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, तो ऐसा इंडिया का नहीं है। इंडिया का यूनियन एग्जिस्टेंस में आया था और उसके बाद में स्टेट्स बने हैं, तो हम लोग किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं आए हैं। और सिंस किसी एग्रीमेंट के अंतर्गत हम लोग नहीं आए, तो आपको इंडिया को छोड़कर जाने का भी हक नहीं है। तो नो स्टेट हैव राइट टू सेसेड फ्रॉम आवर फेडरेशन, कोई भी हमको तोड़ के नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि हम लोग जो है वो एक इनडिस्ट्रक्टिबल कंट्री है, कोई स्टेट हमसे टूट ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोगों ने टर्म यूनियन ऑफ स्टेट यूज़ किया है रादर देन फेडरेशन। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म इसलिए भी अडॉप्ट किया ताकि हमारे यहाँ पर एक काफ़ी एफिशिएंट गवर्नमेंट फॉर्म हो सके, रीजनल ऑटोनॉमी दे सके, प्लस हम लोग नेशनल यूनिटी को भी इंश्योर कर सके। ये इंडियन फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं। बट बाकी अगर हम लोग देखें तो इंडियन फेडरलिज्म को मल्टीपल टाइम्स ऐसा भी कहा जाता है कि यू आर नॉट अ ट्रूली फेडरल कंट्री। तो क्या हो भाई, केसी वेयर साहब का कहना है कि आप एक क्वासी फेडरल कंट्री हो, बिकॉज आपके यहाँ पर जो यूनिटरी फीचर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं और जो फेडरल फीचर्स हैं वो उसके नीचे आते हैं, मतलब वो सब्सिडरी फीचर्स हैं उसके। इसलिए फिर वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहते हैं। वही एक और वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंकर जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है कि नहीं, इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और ये इंडिया की नीड्स को सूट कर सके उस हिसाब से हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम लोग हमेशा वेस्ट से ही इंडियन फेडरलिज्म को डिफाइन करें। तो इस तरीके से ग्रैनविल ऑस्टिन का कहना है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के पर्सपेक्टिव्स आपके सामने हैं। बाकी अगर हम लोग फीचर्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप लोगों को फेडरल फीचर्स भी दिखाई देंगे और यूनिटरी फीचर्स भी दिखाई देंगे। फेडरल फीचर्स की बात करें तो ड्यूअल पॉलिटी, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर हो गई है क्या 7th नंबर शेड्यूल के अंदर में हम लोग देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के अंदर में ऑलरेडी पावर्स डिवाइडेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है क्या? आंसर इज़ यस। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है? अगेन आंसर इज़ यस। इसको अगर अमेंड करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, इस तरीके की मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल है एंड नॉट टू फॉरगेट हमारे पास में लोकसभा राज्यसभा ऐसे 2 हाउसेस हैं, मतलब हम लोग बाई कैमरल भी है। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फेडरल फीचर्स ज़रूर दिखाई देंगे। इसी के साथ में अगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स देखें तो वो भी आपको दिखेंगे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे सेंटर के पास में आर्टिकल 356 जैसी पावर दी हुई है, जिसके अंतर्गत अगर कोई स्टेट उनके दिए हुए डायरेक्शंस पर काम नहीं कर रहा है या उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या पार्लियामेंट के लॉज के हिसाब से गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं चल रही है, तो उसके अंतर्गत वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। स्टेट्स जो है दे आर नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, इसका मतलब है कि स्टेट्स को कभी भी तोड़ा जा सकता है। हम लोगों ने आंध्र प्रदेश का रीसेंट एग्जांपल देखा है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे 2 स्टेट्स बनाए गए थे। हमारे यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस है और इमरजेंसी प्रोविजंस में खास करके जब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के अंडर में लगती है, उस समय हमारा जो पूरा फेडरल सिस्टम है वो एंटायरली यूनिटरी कन्वर्ट हो जाता है। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, हमारे पास में ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, हमारी ऑडिटिंग मैकेनिज़्म, इलेक्शन मशीनरी, ये दोनों की दोनों एक साथ में इंटीग्रेटेड है। मतलब यूनियन एज वेल एज स्टेट का ऑडिटिंग, यूनियन एज वेल एज स्टेट का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कैग, ये दोनों ही मिल करके करते हैं। बाकी गवर्नर के अपॉइंटमेंट यूनियन करता है और स्टेट्स के कुछ बिल पर यूनियन गवर्नमेंट के पास में वीटो पावर्स भी हैं। तो इसके चलते ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं और फेडरल फीचर्स थोड़े से कम है, इसके चलते इसको क्वासी फेडरल कहा गया था। बट इसका मतलब ये भी नहीं हो जाता है कि आप लोग जो है वो फिर पूरी तरीके से यूनियन जो है वो स्टेट्स को किसी भी तरीके से दबा सकता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो कि हमारे फ्रेमर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और उनको हम मॉडर्न मनु भी कहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि देखिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग कह रहे हो कि इंडियन फेडरलिज्म जो है या इंडियन सिस्टम जो है गवर्नमेंट का, ये सेंट्रलिज्म की तरफ में झुका हुआ है, बट ये गलत है।
देखिए, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट बोथ, ये दोनों जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका डिस्टिंक्शन जो है वो क्रिएट करके दिया हुआ है, ना कि किसी सेंट्रल लॉ ने, जिसको सेंटर अपनी मर्जी से जो है वो चेंज कर सके। तो इसलिए इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग ये कहना कि स्टेट्स को आपने सेंटर के अंडर में रखा हुआ है। उनका कहना है कि स्टेट्स और सेंटर दोनों भी को इक्वल है जब तक उनके लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव स्फीयर की बात आती है तब तक। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल जजमेंट्स में एड्रेस किया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो है SR बोम्मई 1994 का, इसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टेट्स हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस, और वो सैटेलाइट्स नहीं है या एजेंट्स नहीं है सेंटर के, तो उनको उस तरीके से कंसिडर भी मत करो। और इसके चलते जब भी चाहे यूनियन प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकता है, उनको जब पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी या पर्टिकुलर कंडीशंस जब मीट होंगी तभी आप इस तरीके से वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। सेकंड केस जो है वो कुलदीप नायर केस है। कुलदीप नायर केस में अगेन जो पहले डोमिसाइल रिक्वायरमेंट हुआ करती थी राज्यसभा के इलेक्शन के लिए या फिर इवन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, उसको हटा दिया गया था। तो कुलदीप नायर केस में फिर जब बात आई तो उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म जो है वो एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको इंडिया के नीड्स के हिसाब से यूनिकली टेलर किया गया है। तो अगेन उन्होंने कहा कि फेडरलिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का एक ज़रूर पार्ट रहेगा। और तीसरा केस अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने मोहित मिनरल केस देखा था, जिसको GST केस भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि आर्टिकल नंबर 279A के अंडर में जो GST काउंसिल बनी है उसके सारे रिकमेंडेशन स्टेट्स के ऊपर में कंपलसरी नहीं है कि उनको उन लोग माने ही। उसमें ही उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट हैज़ इंडिकेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड्स इक्वल पावर टू बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसके लिए फिर अगेन इस फीचर को आप बाईपास नहीं कर सकते हो जब भी आप लोग कोई इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर डिज़ाइन कर रहे हो तब। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सबके लिए लेके आते रहें। साइनिंग ऑफ, दिस इज़ अरविंद सिंह राजपुरोहित। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लेट्स क्रैक इट।